मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विष्णु खरे। विष्णु खरे कवि, उन्होंने हमारे बीच दो कविताएं लिखी है, एक कम और सत्य। आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है एक कम। पहले हम जान लेते हैं विष्णु खरे के जीवन के बारे में और उनका साहित्यिक परिचय। विष्णु खरे, उनका जो जीवन है यानी कि उनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 1940 में हुआ था और 1963 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से अंग्रेजी साहित्य से उन्होंने एमए किया और उसके बाद उन्होंने समाचार पत्र इंदौर समाचार पत्र में उप संपादक का कार्य किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, विष्णु खरे ने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हें फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया। विष्णु खरे को रघुवीर सहाय सम्मान, साहित्यकार सम्मान, मैत्रीशरण गुप्त सम्मान तथा शिखर सम्मान प्राप्त हुए हैं। अब जान लेते हैं उनके साहित्यिक परिचय में, यानी कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, कौन कौन से काव्य लिखे हैं। विष्णु खरे की रचनात्मक गतिविधियां 1956 से आरंभ होती है। उनकी जो पहली रचना थी उसका नाम था मरु प्रदेश और अन्य कविताएं हैं जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त एक गैर रोमानी समय में 1970 में, खुद अपनी आंख से 1978 में, सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में, पिछला बाकी तथा काल और अवधि के दरमियान विष्णु खरे के काव्य संग्रह हैं। इनकी कविताओं में परंपरागत जड़ता में व्याप्त अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति मिलती है। यहाँ रूढ़ियों एवं आस्थाओं के प्रति आलोचनात्मक चेतना को भी स्थान मिला है। अब जानते हैं उनकी भाषा। जैसा कि हमने जाना था तुलसीदास की जो भाषा है वो अवधी है, विद्यापति की मैथिली भाषा। और अगर हम बात करें विष्णु खरे की, तो विष्णु खरे साठोत्तरी कविता में 1960 के बाद विष्णु खरे की भाषा तथा काव्य शैली महत्वपूर्ण रही है। समाज की प्रवृत्तियों को खोलने तथा इसे विस्तार देने में विष्णु खरे की भाषा प्रभावी रही है। यानी कि जो इनकी भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा, जिसको हम खड़ी भाषा बोल सकते हैं। तीक्ष्ण तथा चोट करने वाली संवेदनाओं के कारण पाठक इनकी रचनाएं पढ़कर कुछ सोचने को विवश होता है। वे सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी में मुक्त छंद की कविताओं में काव्य शिल्प को सामने रखते हैं। कहीं कहीं संवाद शैली के साथ साथ परंपरागत अलंकारों का प्रयोग भी इनकी कविता में होता है। अब हम इसके शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं। तो इसके शब्दार्थ हैं बेटा, आत्मनिर्भर अर्थात स्वयं पर, आश्रित किसी के सहारे, निर्लज लज्जा रहित, निराकांक्षी इच्छा रहित, प्रतिद्वंदी विपक्षी कह सकते हैं, हम इसको शत्रु भी कह सकते हैं, विरोधी भी कह सकते हैं, निश्चिंत चिंता रहित यानी कि जो बेफिक्र होता है, प्रकाशपुंज रोशनी का समूह। तो हम थोड़ा बहुत कविता के बारे में जानते हैं। एक कम कविता विष्णु खरे की रचना है। एक कम से तात्पर्य है शोषित वर्ग के लिए एक हिस्सेदार या प्रतिद्वंदी का कम होना। समझ गए बच्चों? कहने का तात्पर्य ये है कि जो समाज में जो लोग हमको शोषित कर रहे हैं उनमें से जो उनका एक प्रतिद्वंदी जो है वो कम हो गया। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में घटित घटनाओं या प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। स्वतंत्रता के बाद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हमारे नेताओं ने सोचा था। देश की स्वतंत्र प्रवृत्तियों ने ईमानदार, आस्थावान तथा संवेदनशील जनता को दुखी किया। आपसी विश्वास तथा बंदूक की जगह धोखाधड़ी ने ले ली। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जो हमारे नेतागण थे उन्होंने एक बहुत सुंदर भारत की कल्पना की थी कि यहाँ पे सब लोग एक से होंगे, कोई धोखा नहीं करेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन जो रूप था वो बदलता गया। सामूहिकता की जगह लोग अपने स्वार्थ को साधने में लग गए। नितांत स्वार्थपरता के माहौल में कवि ईमानदार तथा निष्ठावान लोगों के पक्ष में खड़ा है। अब कवि किसके पक्ष में खड़ा है? जो लोग क्या है, स्वार्थपरता के माहौल में जो कवि है वो कवि जो उनके साथ खड़ा है, जो लोग निष्ठावान हैं, जो लोग ईमानदार हैं, उनके पक्ष में कवि खड़ा है। लेकिन सहानुभूति के अतिरिक्त कुछ न कर पाने की स्थिति में उसे दुखी करती है। अब जो कवि है वो आर्थिक रूप से कमजोर है, केवल उसके पास सहानुभूति है और वो सहानुभूति उनको देना चाहता है और उनके लिए कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो दुखी भी है। अब हम पढ़ते हैं कविता। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हूँ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज अर्थात जिसमें कोई लाज नहीं होती है ना, लज्जा रहित,
और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से, मैं तुम्हारे विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। आपको मैंने शुरू में बताया था, एक कम कहाँ, किन लोगों से कम हो गया कवि? कवि किसके साथ है? जो लोग कैसे हैं? जो लोग सीधे साधे हैं, ईमानदार है, कवि उनके साथ है। ठीक है बेटा, तो हम इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार से लेंगे कि जो ये काव्यांश है कवि विष्णु खरे द्वारा रचित कविता एक कम से लिया गया है, और हमारी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? अंतरा। अब इसका जो प्रसंग है वो इस तरह से बनेगा कि स्वतंत्र भारत की परिस्थितियों एवं सामाजिक विसंगतियों को कवि विष्णु खरे बेबाकी के साथ सामने रखते हैं। अर्थात जो 1947 के बाद जो हमारे भारत की स्थिति है उसको हमारे सामने कवि ने रखा है। अब व्याख्या में क्या लिखेंगे? कवि कहता है कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों तरफ क्या हो गया है? भ्रष्टाचार का दाना भी फैल चुका है। जो कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई थी उसे आज भुलाया जा चुका है। कवि आगे कहता है, मैंने भिन्न भिन्न तरीकों से लोगों को संपन्न और विपन्न होते देखा है। कहने का आशय यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कवि ने अनेक लोगों को क्या करते देखा? चोर बाजारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि विभिन्न तरीकों के माध्यम से संपन्न होते देखा है। आ गया ना, आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। तो कैसे, किस प्रकार से वो गतिशील हुए? उन्होंने काला बाजारी की, उन्होंने चोर बाजारी की, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने बेईमानी का साथ पकड़ लिया और वो लोग गतिशील होते गए। ये लोग आत्मनिर्भर और प्रगतिशील समाज की पंक्ति में खड़े हैं। इसके बाद भी आगे कवि क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति याचक की भांति किसी व्यक्ति के सम्मुख खड़े होकर 2 रोटी, 1 कप चाय या केवल 25 पैसे की भीख मांगता है तो ऐसा लगता है कि भीख मांगने वाला वह आदमी हो, स्त्री हो या कोई बालक हो, निश्चित रूप से ईमानदार है, क्योंकि उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर यदि वो भ्रष्टाचार करता, कालाबाजारी करता तो उसे इस प्रकार से भीख नहीं मांगना पड़ता। यदि ईमानदार होते हुए उन्हें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वो बेईमान होते तो जरूरी क्या होते? वो मालामाल होते। यदि वो बेईमानी करते तो क्या होता? वो मालामाल होते। कवि आगे कहता है कि भीख मांगने वाला यह स्वीकार करता है कि वह लाचार है। अब उसे पता है कि भाई वो लाचार है, कुछ नहीं कर सकता, कंगाल है, कोढ़ी है और भीख मांगने के लिए विवश है। अथवा यदि वह स्वस्थ है, वह निरोगी है, काम से जी चुराने वाला है या लाचारी का बहाना बनाकर दूसरे लोगों को धोखा देने वाला है, ये याचक कैसा भी हो, किंतु मालदार व्यक्तियों के सम्मुख लज्जा का त्याग कर बिना किसी संकोच के भीख मांगने के लिए खड़ा है। याचक कहता है कि मैंने तो स्वयं को प्रकृति के सभी क्षेत्र से भिन्न कर लिया है। मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारे प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा होऊंगा। यहाँ पे याचक और मैं कौन है? कवि स्वयं। मैं तुम्हारे उचित अनुचित प्रकार से अर्जित की गई कमाई का कोई हिस्सा नहीं मांग रहा हूँ। आप मुझे भीख रूप में कुछ दे या न दे, किंतु मैंने आपकी भलाई के लिए अवश्य कुछ किया है। मैं मालदार आदमी बनने की दौड़ से बाहर आ गया हूँ। अब कम से कम आप एक आदमी से तो निश्चिंत रह ही सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ कवि बता रहा है कि जो भ्रष्टाचारी, जो काला बाजारी है, उस लाइन को मैं ग्रहण नहीं करना चाहता, मैं उस लाइन से बिल्कुल अलग हूँ। तो जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचार लोग हैं, वो ये सोच लें कि आपका जो एक प्रतिद्वंदी था वो आप में से एक कम हो गया है। तो यहाँ की जो भाषा है, हम शुरू में बता चुकी हूँ कि जो भाषा है खड़ी बोली है, हिंदी की सामान्य बोलचाल की भाषा है। इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और क्या है, धनी और निर्धन की खाई का अंतर भी बताया गया है। अगर हम बेटा भाव पक्ष की बात करेंगे तो भाव पक्ष में क्या आएगा कि कुछ लोगों द्वारा अनुचित तरीके से काम धन कमाने, अनैतिक साधनों से उन्नति करने पर गिरते मानवीय एवं भौतिक मूल्यों पर कवि चिंता प्रकट कर रहा है। कवि ने समाज के ईमानदार लोगों के साथ सहानुभूति तथा बेईमानी के साथ प्रति व्यंग भाव प्रकट किया है। कवि चाहकर भी ईमानदार लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए कवि की व्यवस्था का भाव यहाँ पे स्पष्ट हुआ है। अब जो यहाँ की भाषा, हम कला पक्ष की बात करें तो कला पक्ष में जो भाषा है वो सरल है। 25 पैसे, कंगाल या कोड़ी में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश में अतुकांत एवं छंदमुक्त है और नंगा, निर्लज,